हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जीआईसी प्री का आपका रिजल्ट आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन दिस एग्ज़ाम। बट अभी आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि अब तो आपको पूरी ताकत लगा देनी है, क्योंकि अब आपका मेंस जो आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगा, आप पूरा फोकस, पूरी ताकत आपको मेंस के एग्ज़ाम में लगा देनी है। ओके, तो अभी तक हम जीआईसी मेंस की भी हमने 2-3 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, 3 क्लासेस हो चुके हैं। तो आपके कमेंट्स में आप लोग ने कहा है कि मैम इसकी प्रैक्टिस भी कराइए, इसकी भी हम लोग साथ में करते चलेंगे प्रैक्टिस। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लासेस अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे। क्योंकि अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता तो अपने आप को भी मोटिवेशन नहीं मिलता ना नेक्स्ट क्लास लाने पर। तो अगर आपका सपोर्ट और प्यार बना रहा तो हम इस पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके जीआईसी की बेस पर, उसको हम ज़रूर यूट्यूब पर ही कवर करेंगे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। न्यू सब्सक्राइबर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने एलटी मेंस का भी बहुत अच्छे से कवर किया है क्वेश्चंस अपने चैनल पर। और हाँ, आप एलटी मेंस के भी कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपको जीआईसी मेंस को कवर कर सकते हैं, तो उनको भी आप लेक्चर आपके आई थिंक 60 क्लासेस पढ़ी हैं आपकी एलटी मेंस की भी, तो शेक्सपियर है, काफ़ी आपको उसमें से मिलेगा। मैथ्योनॉल्ड है, टच स्टोन मैथड है, सब चीज़ आपको काफ़ी क्लासेस उसमें प्रोवाइड की गई, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ जीआईसी के लेक्चर की अगर आप चाहेंगे तो हम क्लासेस कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए चैनल के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए फिर देखते हैं आज हमारा कौन सा क्वेश्चन है, किस पर हमारा क्वेश्चन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, ड्राइडन पर हमने एक क्वेश्चन करवा दिया है, ड्राइडन एज अ फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। ओके, तो अब ये उनका जो वर्क है, मेन इंपॉर्टेंट वर्क है ये इनका, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, इस पर आपका है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। तो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी इज अ मैनिफेस्टो ऑफ रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म डिस्कस करना है आपको। इसकी 250 वर्ड्स में है। और हाँ, वर्डिंग आपकी थोड़ा लेंथ इसमें आपको ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप डिक्टो तो बिल्कुल नहीं याद कर पाएंगे ना, या लर्न करके लिखोगे, और लर्न भी नहीं कर पाओगे। कोशिश तो करिए, आप खुद में लिखिए, खुद में 1-2 बार देखिए क्लास को, फिर अपने मन से लिखिए, प्रैक्टिस करिए और लिखिए, बहुत लिखिए, लिखना बहुत पड़ेगा, बहुत कम समय है, 30 अगस्त आई थिंक है आपकी डेट, तो बहुत लिखिए। उसको समझाने की उसमें आपको इसमें ज़्यादा हो सकता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको समझ लेंगे। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्या है हमारा, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी इज अ मैनिफेस्टो ऑफ रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी जो है एक आपका मैनिफेस्टो ऑफ रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म है, इसको डिस्कस करना है। आपका जो मेन है रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म का एक मैनिफेस्टो कहा जाता है आपके एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, इसको आपको यहाँ पर डिस्कस करना है 250 वर्ड्स में। क्लियर, आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन ड्राइडन का, क्योंकि एक आपका रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म का एक मैनिफेस्टो माना जाता है। ओके, तो इसी को डिस्कस करके हमें लिखना है क्वेश्चन आंसर पे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। John Dryden, an essay of dramatic poesy 1668, is rightly regarded as the manifesto of restoration criticism because it presents the literary ideals, critical principles and artistic values of restoration age. Okay, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया, कीवर्ड्स आपने क्वेश्चन से उठाएं कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपने बताया जॉन ड्राइडन का जो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी जो 1668 में आया था, सही कहा गया है, इसको रिगार्ड किया गया है मैनिफेस्टो ऑफ क्रिटिसिज्म। मैनिफेस्टो ऑफ क्रिटिसिज्म बिकॉज, क्योंकि इट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट करता है द लिटरेरी आइडियल्स, क्रिटिकल प्रिंसिपल्स एंड आर्टिस्टिक वैल्यूज ऑफ रेस्टोरेशन एज। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रेस्टोरेशन एज के लिटरेरी आइडियल्स, क्रिटिकल प्रिंसिपल्स और आर्टिस्टिक वैल्यूज को प्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ से आप यहाँ से आपने स्टार्ट किया, बताया आपने, आपको पता है ना, हमने सब इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी स्ट्रक्चर और फिर आपको कंक्लूजन लिखना रहता है। ओके, ये सब हम अल्टीमेट कर चुके हैं, उसकी क्लास आप देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर की। ओके, तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में पहले आप बताएंगे क्वेश्चन में से क्या पूछा जा रहा है, ये आपका मैनिफेस्टो क्यों कहा जाता है, इसको आप बताएंगे, और ये कब आया, इस चीज़ को, ये सब आप इंट्रोडक्शन में पहले दिखाएंगे। रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म का मैनिफेस्टो किस लिए माना जाता है। ओके, तो क्यों कहा जाता है आपने दिखाया, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेशन एज में के साहित्यिक आदर्श हो गए, आलोचनात्मक जो सिद्धांत है तथा जो कलात्मक मूल्यों का यहाँ पर ये आपका जो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी है, इसको प्रेजेंट करता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। ओके, यहाँ से आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया।
फिर देन आप इट इज़ द फर्स्ट सिस्टमैटिक वर्क ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म एंड रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ रीजन ऑर्डर डेकोरम विट बैलेंस एंड न्यू क्लासिसिज्म। फिर आपने बताया कि इंग्लिश लिटरेचर की पहली सिस्टमैटिक वर्क है इंग्लिश क्रिटिसिज्म का, ये आपका इंग्लिश लिटरेचर की पहली व्यवस्थित आलोचनात्मक कृति है जो कि रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है, क्या दिखाता है, द स्पिरिट ऑफ रीजन ऑर्डर डेकोरम विद बैलेंस एंड न्यू क्लासिसिज्म। ओके, तो इसमें आपको रीजन, तर्क, ऑर्डर, व्यवस्था, डेकोरम जो औचित्य वगैरह हो गए, एंड विट बौद्धिक चतुरता हो गई, बैलेंस संतुलन का, तथा न्यू क्लासिसिज्म की भावना स्पष्ट रूप से इस वर्क के थ्रू हमें दिखाई देती है, इस वर्क में हमें दिखाई देती है। ओके, यहाँ पर एक सिस्टमैटिक ये वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये एक सिस्टमैटिक वर्क है, फर्स्ट सिस्टमैटिक वर्क है जो कि इंग्लिश क्रिटिसिज्म को व्यवस्थित तरीके से दिखाती है। ओके, तो ये आपने इसकी इम्पोर्टेंस को दिखाया कि क्या इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेशन एज में, क्यों इसको मैनिफेस्टो ऑफ रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म कहा जाता है, इंट्रो में इतना क्लियर किया। फिर देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे। फिर द एसे इज रिटन इन द डायलॉग फॉर्म, जो एसे है ये आपको बताएंगे, अब डायलॉग फॉर्म में लिखा है, ओपन्स विद द नेवल बैटल बिटवीन द इंग्लिश एंड डच बैटल ऑफ लोस्टोफ्ट 1665। ओके, तो फिर आप यहाँ पर बताएंगे ये ऐसे जो है ये आपका एक डायलॉग फॉर्म में है जो ओपन होता है, जो जिसकी शुरुआत होती है द नेवल बैटल बिटवीन द इंग्लिश एंड द डच, जिसकी शुरुआत आपकी होती है इसकी 1665 की जो अंग्रेज और डच नौसैनिक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ लोस्टोफ्ट की एक बैकग्राउंड है, एक पृष्ठभूमि से इसकी स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। ये आपने यहाँ पर दिखाया क्यों मैनिफेस्टो कहा जाता है ना, तो ये कहाँ किस तरह से स्टार्ट हुआ है, क्या है, तो पहला आपने बताया डायलॉग फॉर्म में हो, ये आपका जो अंग्रेजी और डच नौसैनिक के युद्ध के साथ में ये आपकी इसकी बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, ये स्टार्ट होता है यहाँ से। ओके, टू एस्केप द नॉइज ऑफ वॉर 4 जेंटलमैन सेल ऑन द रिवर थीम्स एंड इंगेज इन अ लिटरेरी डिस्कशन। ओके, युद्ध के शोर से दूर, यहाँ पर जो ये वॉर चल रहा है इसके बैकग्राउंड में आपका वॉर चल रहा है, इसमें फ्रंट में नहीं दिखा रहा है, इसके बैकग्राउंड में वॉर चल रहा है, जो चीज़ इसकी पृष्ठभूमि से शुरुआत होती है। लेकिन टू एस्केप द नॉइज ऑफ वॉर, युद्ध के शोर से दूर कहीं पे, 4 जेंटलमैन सेल ऑफ द रिवर थेम्स, जो 4 जेंटलमैन हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, वो थेम्स नदी के किनारे, थेम्स नदी के रिवर थेम्स के किनारे एंड इंगेज इन अ लिटरेरी डिस्कशन, थेम्स नदी के नौका विहार कर रहे हैं, मतलब कि नाव में सैर कर रहे हैं, नौका विहार करते हुए लिटरेरी डिस्कशन को कर रहे हैं। ओके, साहित्य और नाटक पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। 4 फ्रेंड्स हैं, वो थेम्स रिवर में आप अपना नौका विहार कर रहे हैं और वहाँ पर वो लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, लिटरेरी डिस्कशन हो रहा है उन लोग के बीच में। ओके, फिर नेक्स्ट आप बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी ड्राइडेन प्रेजेंट हिज आइडियाज थ्रू अ डायलॉग एमंग 4 स्पीकर्स, क्राइड्स, यूजिनस, लिसिनियस एंड निएंडर। ओके, ये 4 आप नेम बताएंगे, कौन जो 4 फ्रेंड्स हैं उनके नाम यहाँ पर आपने दिखाया। एंड एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में जो आपके ड्राइडेन प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर हिज आइडियाज, अपने आइडिया को थ्रू द डायलॉग, एक डायलॉग के थ्रू, एमंग 4 स्पीकर्स, 4 स्पीकर्स के थ्रू। ये 4 स्पीकर्स कौन है, हो गया, यूजिनियस हो गया, लेसिडस हो गया, निएंडर हो गया। ओके, ये 4 के थ्रू अपने आइडियाज को इनके थ्रू एक डायलॉग फॉर्म में दिखा रहे हैं स्पीकर के थ्रू। ओके, ड्रामेटिक पोएसी में ये आपने क्लियर किया। क्राइड्स सपोर्ट्स द एंशिएंट, क्राइड्स जो फर्स्ट आपका है, क्राइड्स जो है वो सपोर्ट करता है एंशिएंट लिटरेचर का समर्थक है, एंड यूजिनियस जो है डिफेंड कर रहा है मॉडर्न्स को, डिफेंड कर रहा है। देखिए लिखने में आप एक चीज़ और रखिएगा ध्यान, अब ये हर जगह एक ही वर्ड नहीं लिख देगा, क्राइड सपोर्ट द एंशिएंट्स, यूजिनियस सपोर्ट द मॉडर्न्स, तो देखने में आपको अच्छा कम लगेगा। तो ये आप ऐसे करेंगे, क्राइड सपोर्ट कर रहा है एंशिएंट को, यूजिनियस जो डिपेंड कर रहा है किसको, मॉडर्न को दिखा रहा है। इसी तरह लिसिडियस जो है वो प्रेज कर रहा है, हमने प्रेज वर्ड लगा दिया आपको, फ्रेंच ड्रामा को प्रेज कर रहा है। एंड वाइल निएंडर, जबकि निएंडर जो कैरेक्टर है वो दिखा देंगे यहाँ। ड्राइडेन हिमसेल्फ जो है अपने जो ड्राइडेन खुद हैं, अपहोल्ड्स, यहाँ पर अपहोल्ड का यूज़ कर दिया, एक ही वर्ड को नहीं रिपीट किया गया है, हर एक वर्ड को अलग अलग। इससे आपका देखने में आपको वोकैबुलरी का भी आपका यहाँ टेस्ट हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगता है। ओके, अपहोल्ड क्लैरिटी ऑफ इंग्लिश ड्रामा,
ओके तो यहाँ पर आपने बताया कि जो क्राइट्स है वो एंसेंट लिटरेचर का समर्थक है, यूजनियस जो है वो मॉडर्न साहित्य का समर्थक है, और लिसिडस जो है फ्रांसीसी नाटक फ्रेंच ड्रामा का यहाँ पर समर्थक, और निएंडर जो स्वयं ड्राइडन है उनको जो है इंग्लिश ड्रामा के यहाँ पर समर्थक बताए गए हैं। आपने इतना यहाँ पर क्लियर कर दिया। फिर देन देयर डिस्कशन फोकसेस ऑन 4 मेजर इशूज। अब ये बताएंगे कि वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या डिस्कस कर रहे हैं, उनका जो डिस्कशन है वो फोकस कर रहा है किस पर, 4 मेजर इशू को दिखाता है। एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न राइटर्स, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा, क्या दिखा रहा है, एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न को राइटर्स को प्रेजेंट कर रहा है, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा को दिखा रहा है। फिर ड्रामेटिक यूनिटीज़ को भी दिखाता है, उनका डिस्कशन की बात हो रही है, किस चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं, एंड राइम वर्सेस ब्लैंक वर्स, राइम का ब्लैंक वर्स से तुलना कर रहे हैं। ड्रामेटिक यूनिटीज़ हो गई, और फ्रेंच इंग्लिश ड्रामा, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा, एंड वर्सेस मॉडर्न। तो ये चीज़ आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि क्या डिस्कशन हो रहा है, किस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, राइम और ब्लैंक वर्स, ये सब चीज़ टॉपिक पर यहाँ पर उन्होंने डिस्कशन वो करते हैं। Through the character of Neander, Dryden defends English drama while acknowledging the strength of classical and French tradition. Okay, Neander की कैरेक्टर थ्रू ड्राइडन डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश ड्रामा को, ड्राइडन इंग्लिश ड्रामा का बचाव करते हैं यहाँ पर, एंड साथ ही क्या कर रहे हैं, क्लासिकल और फ्रेंच ट्रेडिशन की ताकत को भी मानते हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, साथ में एक्नॉलेज कर रहे हैं द स्ट्रेंथ ऑफ क्लासिकल एंड फ्रेंच ट्रेडिशन, क्लासिकल और फ्रेंच की ट्रेडिशन को भी यहाँ पर वो मानते हैं, दिखाया जा रहा है। ही नाइदर रिजेक्ट्स ओल्ड रूल्स नॉर एक्सेप्ट देम ब्लाइंडली, एडवोकेटिंग अ बैलेंस्ड एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। आपको बताना है नहीं मैनिफेस्टो क्यों कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट सिस्टमैटिक वर्क था जो क्रिटिसिज्म का, इंग्लिश क्रिटिसिज्म पर। तो क्या कर रहे हैं वो, इंग्लिश का ड्रामा का यहाँ पर बचाव करते हैं और क्लासिकल और फ्रेंच ट्रेडिशन की ताकत को भी मानते हैं। अब ना तो पुराने ही नाइदर रिजेक्ट ओल्ड रूल्स, पुराने नियमों को नकारते नहीं और एक्सेप्ट देम ब्लाइंडली, और ना ही उनको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं, आग बंद करके मानते भी नहीं है, ना नकार रहे हैं ना मानते हैं। एडवोकेटिंग अ बैलेंस्ड एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, क्या करते हैं, बल्कि वो करते हैं कि बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच का यहाँ पर सपोर्ट करते हैं कि हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, प्रैक्टिकली अप्रोच होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये आप पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे क्यों मैनिफेस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा व्यवस्थित क्रिटिसिज्म को यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। ओके, सिस्टमैटिक ढंग से। थ्रू दिस बैलेंस्ड एंड कंपैरेटिव डिस्कशन ड्राइडन एस्टैब्लिश द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म। ओके, तो यहाँ बताएंगे ना, रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म का पूछा गया है क्यों मैनिफेस्टो कहा गया है, तो यही चीज़ है कि इस बैलेंस्ड और कंपैरेटिव डिस्कशन के जरिए ड्राइडन ने रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म के यहाँ पर फंडामेंटल बेसिक सिद्धांत जो है ड्राइडन ने उनको यहाँ पर स्थापित किया है, एस्टैब्लिश्ड किया है। ओके, इसके थ्रू यहाँ पर आपने बात किया। ओके, क्लियर हो जाता ना। फिर नेक्स्ट थ्रू निएंडर, अब निएंडर के थ्रू ड्राइडन क्या फोकस करके दिखा रहा है, थ्रू निएंडर ड्राइडन आर्गूज, ड्राइडन यहाँ पर निएंडर जो कि खुद हैं ड्राइडन आर्गू करते हैं, तर्क करते हैं, लिटरेचर शुड बी, लिटरेचर को कैसा होना चाहिए, डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट, लिटरेचर को होना चाहिए डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट, खुश और इंस्ट्रक्ट करने वाला लिटरेचर होना चाहिए, एंड दैट रूल्स शुड गाइड नॉट रिस्ट्रिक्ट आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, और नियमों को आर्टिस्टिक इमेजिनेशन को गाइड करना चाहिए, जो रूल्स होते हैं नियमों को आर्टिस्टिक इमेजिनेशन को गाइड करना चाहिए, ना कि उन्हें रोकना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि नहीं ऐसा ही नियम होना चाहिए, ऐसा ही नियम उनको नहीं कहा है। ड्राइडन ने निएंडर के थ्रू कहा है कि लिटरेचर कैसा होना चाहिए, डिलाइट होना चाहिए, इंस्ट्रक्ट होना चाहिए, कि वो जो रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम होते हैं वो गाइड करे, ना कि क्या करे, उनको रिस्ट्रिक्ट कर नियम जो है बंधन में बांधे, या एक आर्टिस्टिक इमेजिनेशन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, He successfully combines classical principles with creative freedom, which is the essence of restoration criticism. यहाँ पर एक पॉइंट आप यहाँ पर लगा देंगे कि he successfully combined, वो सक्सेसफुली कंबाइंड करते हैं, वो क्या कंबाइंड करते हैं, क्लासिकल प्रिंसिपल्स विद क्रिएटिव फ्रीडम, क्लासिकल प्रिंसिपल्स को क्रिएटिव फ्रीडम के साथ वो सक्सेसफुली जोड़ते हैं, यहाँ पर कंबाइंड करते हैं, क्लासिकल प्रिंसिपल जो है उनको क्रिएटिव फ्रीडम के साथ जोड़ते हैं। कहते हैं वो नियम जो होते हैं वो गाइड करने के लिए होने चाहिए, ना कि उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं फॉलो एज इट इज़ फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वो क्लासिकल प्रिंसिपल को भी मान रहे हैं, उनको साथ लेते लेते वो क्रिएटिव फ्रीडम को उसके साथ जोड़ते हैं, विच इज़ द एसेंस ऑफ रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म, जो रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म का एक एसेंस है, एक जोड़ है। ओके, ड्राइडन का मानना है कि जो लिटरेचर है उसका उद्देश्य डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट होना चाहिए, अर्थात मनोरंजन करना और शिक्षा देना दोनों होना चाहिए। वे नियमों का सम्मान करते हैं परंतु उनका अंधा अनुकरण नहीं करते हैं, और यही जो बैलेंस्ड दृष्टिकोण है वो रेस्टोरेशन आलोचना की विशेषता है। ओके,
क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे चलते हैं, कमेंट्स भी लगाएंगे, देखते हैं। चलिए, ड्राइडेन्स फेमस ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर। ड्राइडन ने जो कैसे उन्होंने कहा है, जो उनके सिद्धांत प्रिंसिपल्स है वो कैसे उनके हमें नजर आएंगे, इसको भी दिखाएंगे आप। ड्राइडेन्स फेमस ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर। ड्राइडन ने जो फेमस ट्रिब्यूट दिया है शेक्सपियर को, क्या कहा है, यहाँ कोट लगा देंगे। Shakespeare was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. ओके, तो उनका कहना है शेक्सपियर वो आदमी है, वो इंसान थे जिनकी जो स्पिरिट है, आत्मा है, सभी मॉडर्न और सभी जो पुराने कवियों में से सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल थे हमारे शेक्सपियर। इस तरह से करके आपके ड्राइडेन ने यहाँ पर शेक्सपियर के लिए कहा है। ओके, तो क्लासिकल को भी यहाँ पर दिखाते हैं और आपके जो मॉडर्न है उसको भी, दोनों को साथ में कंबाइन करते हैं ये चीज़ को। ओके, तो नेक्स्ट आप देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सेंट्सबरी, ड्राइडेन इज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जॉन सेंट्सबरी ने कहा है कि ड्राइडेन जो है हमारे फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म है। W.P. Carey also regarded Dryden as the founder of modern English criticism because of his balanced and practical approach. क्यों कहा है आपके W.P. Carey ने उनको रिगार्ड किया है, उनको कहा है ड्राइडेन को फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्योंकि उनकी बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से वो मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म का फाउंडर माने जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आपके W.P. Carey ने कहा ड्राइडेन के लिए। ओके, तो इस तरह से आपके जो क्रिटिकल कमेंट्स है, ड्राइडेन जो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका जो मैनिफेस्टो है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी को, यहाँ पर आपके रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म को इस एक सिस्टमैटिक ढंग से, सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स को दिखाने के लिए आपके एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में किस तरह से आपका सिस्टम को, पूरे प्रिंसिपल सिद्धांत को, इंग्लिश क्रिटिसिज्म को यहाँ पर प्रेजेंट करता है सिस्टमैटिक तौर पर। ओके, ठीक से इन्होंने कमेंट किया ड्राइडेन के लिए कि ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म एंड ड्राइडेन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ओके, तो इसका एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच उन्होंने जो दिखाया है, एक सिस्टमैटिक ढंग से जो क्रिटिसिज्म को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, प्रेजेंट किया है, इसीलिए यहाँ पर जो क्रिटिक्स है उनको मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म का फाउंडर कहते हैं या फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म माने जाते हैं। ओके, आपने ये बात किया कि कैसे ये मैनिफेस्टो साबित होता है, आपके क्रिटिकल कमेंट लगा दिया। फिर नेक्स्ट आपका है कंक्लूजन देके एंड करेंगे। एंड एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी इज राइटली called the manifesto of restoration criticism as it defines the literary philosophy of the restoration age and establishes the principles of modern English literary criticism। तो लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे कि एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी को सही मायने में, राइटली कॉल्ड, सही मायने में कहा जाता है रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म का मैनिफेस्टो। ओके, कि एज इट डिफाइंस, क्योंकि ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है कि रेस्टोरेशन एज की लिटरेरी फिलॉसफी को ही डिफाइन करता है और मॉडर्न इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के प्रिंसिपल को यहाँ पर इस्टेब्लिश करता है। तो राइटली कॉल्ड द मैनिफेस्टो ऑफ द रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म। ओके, इस तरह से आपने दिखाया। यहाँ पर क्रिटिक्स का भी आपने भी रखा कि ड्राइडेन को आधुनिक फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म माना जाता है क्योंकि उन्होंने आलोचना को एक व्यवहारिक, संतुलित और तार्किक आधार प्रदान किया, कि आपको दिखाई देता है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे से। ओके, से एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी जो है वो रेस्टोरेशन एज के रीजन, ऑर्डर, डेकोरम, विट एंड न्यू क्लासिसिज्म जैसे जो साहित्यिक आदर्शों की सबसे एक प्रमाणिक अभिव्यक्ति है। ओके, एंड इसलिए इसे वही कहते हैं मैनिफेस्टो ऑफ रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म, इसलिए इसे उचित ही मैनिफेस्टो ऑफ रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म कहा जाता है। ओके, क्लियर हुआ? तो ये था हमारा आज एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी पर आंसर। ओके, तो कैसी लगी क्लास, क्लियर हुई कि नहीं हुई? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपके जो कमेंट्स है वो बहुत मायने रखते हैं। तो आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आप अगर चाहते हैं कि हम क्लास को कंटिन्यू करें तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए और कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा अगर आप चाहते हो कि इन क्लासेस को हम कंटिन्यू करें। ओके, कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टाइम बहुत कम है तो पढ़ते रहिए और लिखते भी रहिए, साथ में लिखिए बहुत ज़्यादा, जितना पढ़िए उससे ज़्यादा लिखिए, बस यही कह सकते हैं। क्योंकि जो आपका एलटी में कई बच्चों ने कहा कि छूट गया उनका, तो
इस चीज़ पर तो कवर आप सिर्फ लिख के ही प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा, तो उसको प्रैक्टिस आप करेंगे और लेक्चर हम प्रोवाइड करते रहेंगे अगर आपके अकॉर्डिंग, अगर आप जैसा रिस्पांस मिला आपका। ओके, तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और चलिए फिर, और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।